हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का मस्ट वीवीआई प्रश्न का एक सेट है। जो आप क्या करेंगे तो इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और देखिए कितना बना पाते हैं, ठीक है। और किसी तरीके से आपको इसमें से प्रयास करना है कि लगभग जितना क्वेश्चंस हैं उसमें से कम आपका 90% प्लस सही होना चाहिए, तब माना जाए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है, ज़रा चेक कर लीजिए। आज का सबसे पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि जर्मेनियम है। क्या है ये? जर्मेनियम है। जर्मेनियम को थोड़े इंडियम से डोपित करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यानी कि जर्मेनियम में अगर इंडियम को डाला जाए, क्या डाला जाए? इंडियम को डाला जाए, तुमको क्या मिलेगा? करा इन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, विद्युतरोधी मिलेगा या दिष्टकारी मिलेगा? तो आप बताइए जल्दी से, ठीक है। अपना बताइए कमेंट बॉक्स में कितना मार्क्स आपका आता है। तो देखिए, जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये आपके क्या हैं? वर्ग 14 के तत्व हैं। किस कहाँ के तत्व हैं? वर्ग 14 के तत्व हैं, ठीक है। अब वर्ग 14 के तत्व में आपको इंडियम मिलाना है। इंडियम जो कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला वर्ग 13 का तत्व है। तो वर्ग 14 में अगर आप वर्ग 14 में वर्ग 13 का तत्व मिलाते हो तब क्या प्राप्त होता है? आपको प्राप्त होता है पी टाइप का अर्धचालक। क्या प्राप्त होता है? पी टाइप का अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जर्मेनियम लिखा हुआ है ना, और जर्मेनियम वर्ग 14 में आता है, ठीक है। अब वर्ग 14 में जब इंडियम को मिलेगा तो क्या मिलेगा? पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक अम्लीय शक्ति किसकी होगी? सबसे अधिक अम्लीय शक्ति किसकी होगी? देखिए, अर्थो नाइट्रोजन अम्ल, ये मेटा है, मेटा नाइट्रोज नाइट्रो बेंजोइक अम्ल होना चाहिए, और यह है पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, और यह है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो सबसे अधिक कह रहा है कि अम्लीय शक्ति किसकी होगी? आप बताएंगे सबसे अधिक अम्लीय शक्ति किसकी होगी, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल की या पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल की? तो सबसे अधिक जो अम्लीय शक्ति होगी वो किसकी होगी? पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या कहोगे? पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या कहोगे? पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। अगला चेक करते हैं। अगला देखिएगा, 3 नंबर कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के शुष्क स्रवण से क्या बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और बार बार आता रहता है। तो देखिए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों के मिश्रण को यदि आप गर्म करोगे एक साथ मिला के, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एसीटल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एसीटल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसीटल्डिहाइड। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप केवल कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे ना, केवल कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एसीटोन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल ये भी पूछा हुआ है। और केवल यदि आप कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो आपको मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे कितना सवाल हो गया? 3 सवाल। अगर आप ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छे से तो दोनों को मिला के गर्म कीजिएगा तो एसीटल्डिहाइड मिलेगा। अगर केवल कैल्शियम एसीटेट को गर्म कीजिएगा तो एसीटोन मिलेगा, और केवल कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कीजिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 4 पे कह रहा है कि आदर्श घोल का उदाहरण है। आदर्श घोल का उदाहरण है एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, H2 NH3 दिया है, यह एसिटिक अम्ल है। ये इसमें कौन सा आदर्श घोल? तो एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन आदर्श घोल का उदाहरण है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी होता है बेंजीन प्लस टोलुइन, क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, ये सब भी आदर्श घोल हैं, ठीक है। पीछे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगला चेक करते हैं। अगला कह रहा है K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण कितना आता है? तो K4FeCN6 में Fe का जो प्रसंकरण आता है वो आता है D2sp3। क्या आता है? D2sp3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी बुक में sp3D2 दिया है जो कि गलत है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एथिल एसीटेट और CH3MgBr प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? देखिए, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल या ईथर। तो देखो, एथिल एसिड जो है वह एक एस्टर है। क्या है? एस्टर है। और CH3MgBr क्या है? यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो जब कोई एस्टर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से विक्रिया करता है तो वो क्या मिलता है? हमको मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। कितना मिलता है? 3 डिग्री, ठीक है। अगला चेक करते हैं। अगला करा है 7 नंबर में कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। मोलरता किस में व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? तो सबसे मीठा शुगर कौन होता है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। तो सबसे मीठा जो शुगर होता है वह होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है।
और फ्रुक्टोज को हम फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल शर्करा। ये सबसे मीठा होता है। ठीक है, 8 हो गया ना। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर से। यहाँ देखिएगा 9 नंबर जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, 9 नंबर कह रहा है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन, कौन सी? षटकोणीय निविड़ संकुलन में गोला की समन्वय संख्या होती है। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में तो कितना बार आपको पढ़ा दिए होंगे। षटकोणीय निविड़ संकुलन में गोला की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। गोला की समन्वय संख्या 12 होती है। अगला कह रहा है कि ओलियम का सूत्र है। किसका सूत्र है? ओलियम का। तो ओलियम का भी सूत्र आपको पता होगा, H2H2O7, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलियम का सूत्र H2H2O7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि डीएनए और आरएनए में समान भस्म है। डीएनए और आरएनए में समान भस्म है। तो कौन कौन से भस्म है जो डीएनए और आरएनए में समान रूप से पाए जाते हैं? तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। कौन कौन है? एडिनिन, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये क्या है? डीएनए और आरएनए में समान भस्म है। ठीक है, अगला आता है कि डीएनए में विशिष्ट भस्म कौन सा है, यानी जो अलग है इनसे। तो डीएनए में विशिष्ट भस्म कौन सा है? अगर डीएनए में पूछा जाए कि डीएनए में विशिष्ट भस्म कौन सा है, तो डीएनए में कौन सा भस्म जो अलग होता है, तो वह आपका होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। डीएनए में विशिष्ट भस्म कौन सा है? वह है थायमिन। क्या है? थायमिन। और इसी प्रकार आपका जो आरएनए है, आरएनए में विशिष्ट भस्म कौन सा है? तो आरएनए में विशिष्ट भस्म ये भी पूछा गया है, वो होता है आपका यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर कि निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष है? किसमें फ्रेंकल दोष है? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, हीरा और सिल्वर ब्रोमाइड। तो फ्रेंकल दोष किसमें होता है? वो होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ये एक्सेप्शनल केस से दोनों दोष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि RCOR, जिसे हम कीटोन कहेंगे ना, कीटोन का ये नॉर्मली इसे व्यक्त करते हैं। तो RCOR लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि अपचयन। तो कीटोन के अपचयन से क्या मिलेगा आपको? तो कीटोन के अपचयन से मिलेगा आपको सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिलेगा? सेकेंडरी एल्कोहल। और एल्डिहाइड के अपचयन से क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल। एल्डिहाइड के अपचयन से प्राइमरी एल्कोहल। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला देखते हैं। 14 नंबर का कह रहा है कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं। क्या हैं? टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी क्या हैं? तो ये जो सभी हैं इन्हें कहते हैं समबहुलक। क्या कहते हैं? समबहुलक। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी एक ही प्रकार के जो मोनोमर होते हैं ना, सेम मोनोमर से बने होते हैं, इसलिए इन्हें समबहुलक कहा जाता है। ठीक है, और जो भिन्न भिन्न मोनोमर से बनते हैं उन्हें हम सहबहुलक कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है। साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है। तो साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अगला सवाल है 16 नंबर कह रहा है कि यदि क्रिस्टल में गोलों की संख्या n हो, यदि क्रिस्टल में गोलों की संख्या n हो तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? ये भी आपको काफ़ी बार पढ़ा दिए होंगे। गोलों की संख्या जब n हो तो चतुष्फल की रिक्ति की संख्या कितनी होती है? 2n होती है। क्या होती है? 2n होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 2n। ठीक है, ये कर लीजिएगा। चलिए, तो 16 प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर से। ठीक है, तो 17 नंबर चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसका हिमांक और नमन अधिकतम होगा? तो ये भी आपको कई बार करा दिए होंगे, आपको पता होगा कि हिमांक और नमन अधिकतम किसका होगा। तो इसमें से इसका तो आई का मान पता है 2, आई का मान 1, आई का मान 1, इसका आई का मान 2K, 1/4 यानी 3 हो जाएगा। तो हिमांक और नमन किसका अधिक होगा? आपको पता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कितना बार पढ़ा दिए होंगे आपको पता होगा। यदि आप नए हैं चैनल पे तो जाइए, चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा होगा 12th टारगेट बैच 2023। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन है। यदि आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो ये भी आपको करा दिए होंगे। इसका कारण है हिमांक और नमन। कौन सी है? हिमांक और नमन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युतवाहक बल होना चाहिए। सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युतवाहक बल होना चाहिए। तो सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युतवाहक बल धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक, अर्थात पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो आप देखो जिसमें एन होगा इसमें एन है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो आसान था, एन से पकड़ में आ गया। ठीक है,
अगला देखिए, अगला 21 नंबर कह रहा है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। इसमें कौन कौन चीज़ें हैं जो अभिक्रिया के वेग को, दर को प्रभावित करते हैं? तो आपने पढ़ा हुआ ताप भी होता है, दाब भी होता है, सांद्रण, उत्प्रेरक इत्यादि सब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चेक करते हैं। कह रहा है दूध है। दूध क्या है? दूध क्या है? तो दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है। क्या है दूध? जल में परिक्षेपित वसा है। एक प्रकार का कोलाइड है जो कि जल में वसा का परिक्षेपण होता है। ठीक है, परिक्षेपित वसा। अगला देखिए 23 नंबर सवाल कह रहा है कि निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे है ऑक्सीकरण, सांद्रण, अवकरण या जारण। तो निक्षालन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? सांद्रण। और आप कमेंट करके बताइए कि किस अयस्क का, किस धातु के जो ऑक्साइड होते हैं या अयस्क होते हैं उनका सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। कमेंट करके बताइए, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि PCl5 का स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए PCl5 का स्ट्रक्चर है। PCl5 का स्ट्रक्चर है। तो PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्या होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए अगला चेक करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व है। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व है। तो सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसका होता है? हीलियम का होता है। वर्ग 18 के तत्वों का आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होता है, जो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी क्या होता है? घटता है। तो सबसे ऊपर कौन है? हीलियम है। वर्ग 18 में सबसे ऊपर कौन है? हीलियम है। तो आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक किसका होगा? हीलियम का होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चेक करते हैं। कितना हो गया? 25 हो गया। 26 नंबर देखिए, बढ़िया से इसको समझिए आप। 26 नंबर देखिए, 26 में क्या कह रहा है कि एक संक्रमण तत्व का चुंबकीय गुण 2.83 बोर मैग्नेटॉन है, यानी कि इतना Bm है। तो इसके आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा चुंबकीय गुण का। म्यू बराबर का होता है, म्यू बराबर √n/n+2 होता है। क्या होता है? n/n+2 होता है म्यू बराबर। ये चुंबकीय गुण का फॉर्मूला है। तो जहाँ n बराबर होता है ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिएगा कि यहाँ चुंबकीय गुण जितना होना, इधर दशमलव के पहले चेक कर लेना। अगर दशमलव के पहले 2 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। दशमलव के पहले 3 हो तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि डाइक्रोमेट आयन जो होता है, जिसको हम Cr2O7 2- होता है शॉर्ट फॉर्म में, इसमें 4 CrO बन तुल्य है, मतलब इक्वल है। 6 CrO बन तुल्य है, सभी CrO बन तुल्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 6 CrO बन का होता है? तुल्य होता है। क्या होता है? तुल्य होता है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? तो आपको भी पता होगा क्लोरल के साथ। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है कि DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरल के साथ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि एडिपिक अम्ल, कौन सी? एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? यहाँ पे थोड़ा छूट गया है। एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? जब आपस में दोनों मिलते हैं तो इनके बहुलीकरण से पता है क्या बनता है? ये बनता है नाइलॉन 6,6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कौन बनता है? नाइलॉन 6,6। ठीक है, और नाइलॉन 6 किससे बनता है? तो ये बनता है कैप्रोलेक्टम। किससे बनता है? कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से नाइलॉन 6 बनता है। और एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? नाइलॉन 6,6 बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज? तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? तो 4 होते हैं। सबको पता है कितने होते हैं? 4 होते हैं। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। 2015-14 के आसपास पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का ही है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। आप बताओ, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ करते हैं, तो इस अभिक्रिया क्या नाम है? कोल्बी अभिक्रिया, राइमर टिमन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, या कार्बिल एमीन अभिक्रिया? तो ये फ्रेंड्स क्या है? ये है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि यदि 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह मुक्त करेगा 56 ग्राम Fe, 28 ग्राम Fe, 96,500 ग्राम Fe या 20 ग्राम Fe। तो ये भी आपको करा दिए होंगे, देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो। ये कितना मुक्त करेगा? ये करेगा आपका
28 ग्राम Fe। कितना करेगा? 28 ग्राम Fe। उसमें सॉल्व भी कर दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की मोलरता है। ये भी करा दिए हैं, ये भी इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये भी मिल जाएगा। 0.25 आंसर आता है। ठीक है, अगला करा CaNO3 का होल ट्वाइस। CaNO3 का होल ट्वाइस में वान-टॉप गुणक, जिसे हम आई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वान-टॉप गुणक का मान कितना होगा? तो एगो Ca है और 2 NO3 है, मतलब 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अगला सवाल 35 नंबर कह रहा है कि पोटास एलम है। पोटास एलम क्या है? जिसे हम फिटकिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकिरी। तो फिटकिरी क्या है? आप बताओगे फिटकिरी क्या है? सरल लवंग, द्विक लवंग, जटिल लवंग, इनमें से कोई नहीं। तो फिटकिरी क्या है? फिटकिरी एक द्विक लवंग है। कौन सी है? फिटकिरी एक द्विक लवंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, द्विक लवंग। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया इसमें से। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। ठीक है, यदि आप इन सेट को कर लेते हैं, 5-6 सेट हैं, 10-12 मेरे पास, यदि इनको आप कर लेते हैं तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।